राइज ऑफ डेविल प्रोफेसर एपिसोड 12। देवांश अपनी लाल आंखों से आदिल को ही देखता रहता है और आदिल देवांश को ऐसे नहीं देख पा रहा था। आदिल देवांश के पास आता है और उसे कस के गले लगा लेता है। आदिल जैसे ही देवांश के गले लगता है, देवांश की आंखों से फिर से आंसू गिर जाता है। आदिल देवांश को कस के गले से लगा देता है। अब आदिल की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। आदिल देवांश के गले लग दर्द में कहता है, देव, शी हैज स्टार्टेड लविंग मी। आदिल देवांश के गले लग रोते हुए बोला, भाई ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था भाई, वो कैसे मुझसे प्यार कर सकती है। देवांश आदिल के सिर को सहलाते हुए कहता है, आदि ये तू पूछ रहा है वो तुझसे कैसे प्यार कर सकती है। प्यार सोच समझ के नहीं किया जाता है भाई, प्यार तो बस कभी भी किसी से भी हो जाता है, और इसमें गलत भी क्या है। अगर वो तुझे प्यार करने लगी है तो तुम उसके प्यार को अपना लो, क्यों पीछे हट रहा है। आदिल देवांश की बात सुन उससे दूर हो जाता है और देवांश को देखने लगता है। देवांश भी आदिल के अचानक ऐसे दूर होने से उसे देखने लगता है। आदिल देवांश को देखते हुए कहता है, नहीं देव, मुझसे ये नहीं होगा, मैं उसे नहीं अपना सकता। अगर मैंने ऐसे किया तो मैं उसे भी खो दूंगा, नहीं, मैं उसे अपनी लाइफ में कभी नहीं आने दूंगा। देवांश आदिल की बात सुन उसे देखते हुए बोला, आदि तू जानता है, तुझे उसकी फिक्र होती है, तू उसे खोने से डरता है। अगर तेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं है तो तू उसकी इतनी परवाह क्यों करता है, क्यों तुझे उसके हंसने रोने से फर्क पड़ता है। अगर तेरे दिल में उसके लिए कोई भी एहसास नहीं है तो तुझे उसके जीने मरने से क्यों इतना फर्क पड़ रहा है। आदिल देवांश को देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं कहता है, बस चुप रहता है। देवांश आदिल की चुप देख उसे कहता है, आदि जब तू चाहत को मेरी लाइफ में लेके आया तब तुमने उसके बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचा। एक तेरी लाइफ में आने से क्या खतरा है, मेरी लाइफ में शामिल होने में नहीं है। अगर तेरे हर रास्ते में खतरा है तो सोच, मेरी तो पूरी लाइफ ही खतरे में है। तू जानता है, मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ मेरे पीछे मौत चलती है, तब भी तूने चाहत को मुझसे जोड़ा, उसकी शादी मुझसे कराई, ये जानते हुए भी कि उसका मान का सिंदूर कभी भी मिट सकता है। तब तुझे चाहत की ऐसी परवाह, ऐसी फिक्र क्यों नहीं हुई जैसे अब तुझे सना के लिए हो रही है। आदिल देवांश की बात सुन उसे देखकर कहता है, क्योंकि देव वो तुझसे प्यार करती है और मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। जानता हूँ तेरी जिंदगी खतरों से भरी पड़ी है, पर मैं इतना भी जानता हूँ, चाहत का प्यार बहुत सच्चा है, और जिसके पास इतनी बेइंतहा मोहब्बत करने वाला हो ना, उसकी लाइफ कितनी भी खतरों से भरी क्यों न हो, लेकिन उसका का सच्चा प्यार उसे हर खतरों से बाहर निकाल ही लेता है। देवांश आदिल की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, अगर तुम्हें चाहत के प्यार में इतनी ताकत दिखती है, उसका प्यार मेरे लिए इतना ही सच्चा दिखता है, तो क्या तुम्हें सना की आंखों में खुद के लिए सच्चा प्यार नहीं दिखा। क्या तुम्हें सना की आंखों में फरेब दिखा। क्या उसकी मोहब्बत इतनी सच्ची नहीं है कि तुम्हारे रास्ते में आए खतरे को ना टाल सके। क्या वो अपने प्यार से तुम्हारे दिल में खुद के लिए जगह नहीं बना सकती है। आदिल देवांश की बात सुन उससे अपनी नजरें हटा लेता है। देवांश आदिल को नजरें चुराते हुए बोला, क्या हुआ आदि, अब नजरें क्यों चुरा रहा, बताना, तुझे सना की आंखों में खुद के लिए जो प्यार दिखा वो सच्चा नहीं था। बताना आदि, चुप क्यों है। क्या वो फरेब था, क्या उसकी मोहब्बत सच्ची नहीं थी। बोल आदि, बोलना। आदिल देवांश के बार बार पूछने पर अपनी जगह से उठ जाता है और गुस्से में आदिल के डेस्क में रखा फ्लावर वास नीचे पटक देता है और चिल्ला के कहता है, हाँ देखी है, मुझे उसकी आंखों में खुद के लिए सच्ची मोहब्बत नहीं है, नहीं दिखा था मुझे उसकी आंखों में छलावा, ना फरेब, पाक मोहब्बत है उसकी, लेकिन फिर भी क्या, हाँ, क्या वो एक ऐसे इंसान को अपना पाएगी जो पहले से शादीशुदा था, जो अपना सब कुछ पहले ही किसी और को दे चुका है। तुझे लगता है वो ऐसे इंसान को एक्सेप्ट करेगी। आदिल डेस्क से पेपर वेट उठा के सामने कांच की वॉल पर मरते हुए बोला, वो कभी ऐसे इंसान को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो बाप बनने वाला रहा हो, जिसने अपने बीबी बच्चे को खोया हो। ऐसे तो मैंने भी खोया है, इसका मतलब ये है कि मिसेज कपूर भी मुझे छोड़ के चली जाऊंगी। देवांश सोफे से उठ आदिल को घूरते हुए बोला। आदिल देवांश को देख गुस्से में कहता है, नहीं, वो तुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, बल्कि वो अपनाएगी, क्योंकि चाहत तुम्हारी पहली बीबी है, लेकिन सना मेरी पहली बीबी नहीं है, वो मेरी दूसरी बीबी है। देवांश आदिल की बात सुन उसे हैरान होके देखने लगता है, लेकिन फिर देवांश मुस्कुराते हुए बोला, बीबी, लेकिन तुमने तो अभी उससे शादी ही नहीं की और तू उसे अभी से अपनी वाइफ मानने लगा। आदिल घूर के देवांश को देखता है और गुस्से में कहता है, देव तू। अभी आदिल ने उतना बोला ही था कि तभी उन्हें कुछ टूटने की आवाज आती है। देवांश आदिल उस तरफ देखते हैं तो दोनों हैरान हो जाते हैं। देवांश आदिल दरवाजे की तरफ शॉक्ड होके देखते हैं जहां चाहत और सना खड़ी थी, जिन्हें देख लग रहा था कि उन दोनों ने उनकी सारी बातें सुन ली है। वो दोनों देवांश आदिल को नम आंखों से देखने लगते हैं। देवांश चाहत को देखता है और आदिल सना को, दोनों उन दोनों को देख रहे थे।
कि तभी सना और चाहत वहां से भाग जाती हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे। वो दोनों तो आदिल और देवांश से मिलने आई थी, क्योंकि उन दोनों को जानना था कि वो दोनों ऐसे बिहेव क्यों करके गए थे। चाहत गार्डन से जब अपने रूम में देवांश से बात करने के लिए आती है, तो उसे देवांश रूम नहीं दिखता है। तो वो समझ जाती है, हो न हो देवांश इस वक्त स्टडी रूम में होगा। इसलिए वो स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। सना भी आदिल से सब जानना चाहती थी कि वो उसके पास आके क्यों हर बार दूर चला जाता है, और अगर उसे दूर ही जाना है तो वो उसके पास आता ही क्यों है। क्योंकि आदिल ने सना की आंखों में जो देखा था वो सच था। सना सच में आदिल के लिए कुछ फील करने लगी थी। सना जब आदिल के रूम में जाती है तो उसे भी आदिल अपने रूम में नहीं मिलता है। सना भी सोचती है कि आदिल जरूर देवांश के साथ स्टडी रूम में होगा, इसलिए वो भी स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। आदिल जब गुस्से में स्टडी रूम में आया था, तो वो गुस्से में स्टडी रूम का दरवाजा बंद करना भूल गया था। इसलिए जब चाहत और सना वहां पहुंचती हैं तो उनके कानों में आदिल की चिल्लाने की आवाज आती है, जो देवांश पर चिल्ला रहा था कि उसे ऐसा क्यों किया। चाहत और सना आदिल की आवाज सुन वहीं पर रुक जाती हैं और उन दोनों की बातें सुनने लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे दोनों उनकी बातें सुनती हैं, वो कभी कंफ्यूज हो जाती हैं, तो कभी शॉक्ड। लेकिन जब दोनों आदिल देवांश के मुंह से उनकी बीवी और प्यार का जिक्र सुनते हैं तो दोनों अपनी जगह में जम सी जाती हैं। लेकिन तभी चाहत के पैर डगमगा जाते हैं, जिससे से वो गिरने लगती है, और वो वही दरवाजे के बगल में रखे टेबल वास से टकरा जाती है, जिससे वो नीचे गिरकर टूट गया था। आदिल देवांश सना और चाहत को देख शॉक्ड हो गए थे। वो जैसे ही उन दोनों को वहां से भागते हुए देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो भी उन दोनों के पीछे भाग जाते हैं। चाहत और सना आदिल की आवाज सुन वहीं पर रुक जाती हैं और उन दोनों की बातें सुनने लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे दोनों उनकी बातें सुनती हैं, वो कभी कंफ्यूज हो जाती हैं, तो कभी शॉक्ड। लेकिन जब दोनों आदिल देवांश के मुंह से उनकी बीवी और प्यार का जिक्र सुनते हैं तो दोनों अपनी जगह में जम सी जाती हैं। लेकिन तभी चाहत के पैर डगमगा जाते हैं, जिससे से वो गिरने लगती है, और वो वही दरवाजे के बगल में रखे टेबल वास से टकरा जाती है, जिससे वो नीचे गिरकर टूट गया था। आदिल देवांश सना और चाहत को देख शॉक्ड हो गए थे। वो जैसे ही उन दोनों को वहां से भागते हुए देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो भी उन दोनों के पीछे भाग जाते हैं। चाहत अपने रूम में आती है और डोर जैसे ही बंद करने लगती है, वैसे ही देवांश डोर के बीच में अपना पैर ले आता है, जिससे चाहत डोर बंद नहीं कर पाती है। चाहत अपनी आंसू भरी आंखों से देवांश को देखने लगती है। देवांश चाहत की आंखों में आंसू देखता है तो वो उसे देखने लगता है। देवांश कुछ देर तो चाहत को देखता है, लेकिन फिर चाहत से कहता है, स्नोवी मेरी बात सुनो, तुमने जो भी सुना वो पूरा सच नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब समझता हूँ। चाहत देवांश को रोते हुए कहती है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है सर, प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। देवांश चाहत को देख बोला, स्नोवी प्लीज बच्चा एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। चाहत देवांश की बात का कोई जवाब नहीं देती है और वो डोर को बंद करने लगती है, जिसे देख देवांश की आंखें अब सर्द हो जाती है और उसे अब गुस्सा आने लगता है। देवांश डोर में अपना एक हाथ रख उसे हल्का सा पूस करता है, जिससे चाहत डोर से 2 कदम पीछे हो गिरने लगती है। देवांश चाहत को गिरता देख जल्दी से डोर पूरा खोल अंदर आता है और चाहत को कमर से पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे चाहत सीधे देवांश के सीने से जा लगती है। इधर दूसरी तरफ सना रोते हुए अपने रूम में जानने लगती है कि तभी आदिल सना को पीछे से पकड़ लेता है और उसे अपनी गोद में उठा अपने रूम की तरफ ले जाता है। सना आदिल के अचानक उठाने से उसे हैरान होकर उसे देखने लगती है। आदिल सना को अपने बाहों में उठा अपने रूम की तरफ ले जाते हुए सना को देखते हुए बोला, शेरनी इतनी शिद्दत से मत देखो, मुझे नहीं प्यार हो जाएगा। सना आदिल की बात सुन उससे अपनी नजर हटा देती है और फिर रोते हुए वो उसके सीने में अपने छोटे छोटे हाथों से मरते हुए कहती है, छोड़िए, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं आप, छोड़िए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। आदिल सना की बात सुन उसे अपने रूम में लेके आता है और फिर रूम का डोर बंद कर सना को लेके सोफे में बैठ जाता है। आदिल ने सना को अपनी गोद में बैठाया था। ये पहली बार रहा होगा जब आदिल साक्षी के अलावा किसी और को अपने रूम में लेके आया होगा। सना आदिल को रोते हुए देखने लगती है। आदिल भी सना को देख रहा था। वो सना के आंसू पोंछता है और उसे चुप कराते हुए कहता है, शानू बच्चा चुप हो जाओ प्लीज। सना आदिल के मुंह से खुद के लिए शानू सुन उसे चौंकते हुए देखने लगती है। आदिल भी सना को देखने लगता है। ये पहली बार था जिसने सनाया को शानू निकनेम से बुलाया होगा। सब सनाया को सना कहते थे, लेकिन आदिल वो पहला इंसान था जिसने उसे शानू निकनेम दिया था। सना सुबकते हुए आदिल को देखने लगती है और आदिल सना को देख उसकी तरफ झुककर उसके माथे को चूम लेता है और सना अपनी आंखें बंद कर देती है। आदिल सना से दूर होता है तो सना अपनी आंखें खोल देती है
और फिर आदिल को देखने लगती है। सना आदिल को देख सुबकते हुए कहती है, क्या सच में मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? आप किसी और से प्यार करते हैं, आपकी बीवी कहाँ है? सना ये सब बड़े मासूम तरीके से बोल रही थी। ये पहली बार रहा होगा जब सना का ये वाला साइड किसी ने देखा होगा, नहीं तो सना कभी भी इतनी मासूमियत से बात नहीं करती थी। वो हमेशा सबसे रूड वे में बार करती थी, जिसे सब सना को मतलबी और घमंडी लड़की समझते थे। लेकिन ये सच नहीं था, सना कोई मतलबी और घमंडी लड़की नहीं थी। वो तो सच में एक मासूम लड़की थी, लेकिन हालत में उसे इतना मजबूर कर दिया था कि उसे अपनी मासूमियत खोनी पड़ी। सना पहले ऐसी नहीं थी, वो भी पहले चाहत की तरह बच्चों जैसे रहती थी, हंसी मुस्कुराती इधर उधर फुदकती रहती थी। लेकिन जब सना से सना के बड़े भाई की डेथ हुई, तब से सना ने अपना बचपना, अपनी मासूमियत सब खो दी थी। क्योंकि जब सना का भाई था तो कोई उसे कुछ कहता नहीं था, उसका भाई उसकी रक्षा करता था। लेकिन जब से वो गया, सना को सब बच्ची समझ उसके साथ मिसबिहेव करते थे। लड़के तो जब चाहे जहां चाहे सना को टच करते थे, जिससे सना को बहुत गंदा लगता था। लेकिन वो किसी के पास ये बातें नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसके माँ पापा भी बुजुर्ग थे और वो उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर सना ने सोच लिए था कि ऐसे डर डर के जीने से कोई किसी की मदद करने नहीं आता है। रोने से भी कोई उसके साथ जबरदस्ती करने से पीछे नहीं हटेगा, उसे खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। इसलिए तब से सना ने अपना बचपन, मासूमियत सब खो दी थी। आदिल सना का इतना मासूम चेहरा देखता है तो उसका दिल जोर से धड़कता है, जिसे देख आदिल सना के गालों को पकड़ उसके गालों में किस कर देता है। और फिर उसे देख कहता है, किसने कहा तुमसे कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? सना आदिल की बात सुन उसे देखने लगती है, और आदिल भी सना की देखने लगता है। आदिल सना के चेहरे को एकटक देखने लगता है, जिसे देख सना को अजीब सा लगता है और वो आदिल से नजरें चुरा इधर उधर देखने लगती है। सना की नजर जब पूरे कमरे में जाती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि आदिल सना को अपने रूम में लाया था, जो बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देख सना आंखें बड़ी कर देखने लगती है, क्योंकि ये रूम सना के रूम से काफी बड़ा था। सना आदिल के पूरे रूम को देखने लगती है और आदिल सना को देखने लगता है। सना आदिल को देख कहती है, सर आप मुझे कहाँ लेके? सना ने अभी इतना ही कहा था कि वो अचानक रुक जाती है और आदिल सना को चुप देख उसे देखने लगता है। सना एक तरफ देख रही थी और आदिल सना की नजरों को फॉलो कर वो भी उस साइड देखता है और एक टक देखने लगता है। देवांश का रूम। देवांश के खींचने से चाहत देवांश के सीने से जा लगती है। चाहत देवांश की देखने लगती है और देवांश भी चाहत को ही देखता रहता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगते हैं और वो दोनों न जाने कब से एक दूसरे में खोए थे। लेकिन तभी देवांश अपने होश में आता है और वो चाहत को गुस्से में देख उसे अपने और करीब कर देता है। देवांश चाहत को अपने सीने से और चिपकाते हुए उसे घूरते हुए कहता है, स्मोवी जब मैंने कहा मैं तुम्हें सब समझा दूंगा तो क्यों रोए जा रही हो? चाहत देवांश के डांटने से उसे देखते हुए रोते हुए कहती है, आप क्या समझाएंगे मुझे, ये ही न कि आप किसी और से प्यार करते हैं। आपने आदि सर की वजह से मुझसे शादी की, यही ना? मेरी वजह से आप अपने प्यार से दूर हो गए। इतना बोल चाहत रोने लगती है। देवांश चाहत की बात सुन उसे अपने सीने से लगा देता है और उसे चुप कराते हुए कहता है, स्नोवी तुम्हारी वजह से मैं किसी से दूर नहीं हुआ हूँ, बल्कि खुद की गलती के कारण हुआ हूँ। चाहत देवांश से दूर हो उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है और देवांश चाहत को देख उसे अपनी गोद में उठा उसे सोफे में ले जाता है और फिर उसे अपनी गोद में लिए सोफे में बैठ जाता है। देवांश चाहत के आंसुओं को पोंछता है और फिर चाहत के बाल ठीक कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करता है। चाहत देवांश के अचानक किस करने से उसे देखने लगती है। देवांश 5 मिनट तक चाहत के होंठों को चूमता है और फिर चाहत के होंठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, ये सच है स्नोवी कि तुम्हारी और मेरी शादी आदिल की वजह से हुई थी, पर यह भी एक सच है कि तुमसे शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी। चाहत को देवांश की बात समझ में नहीं आती। वो देवांश को देख कहती है, मतलब? देवांश चाहत को देख कहता है, मतलब ये कि आदिल और मेरे भाई को ये लगता है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें सम्राट से बचाना ना चाहता था। जब हमें तुम्हारी शादी के बारे में पता चला तो मैंने और आदिल ने तुम्हें सम्राट से बचाने के लिए यांश को तुमसे शादी करने के लिए कहा था। लेकिन ये भी मेरा फैसला नहीं था बल्कि आदि का था। उसने पहले मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूं, लेकिन मैंने उसे मना किया था। तब उसने अंश के लिए कहा, उसने कहा कि वो अंश और तुम्हारी शादी करवा के तुम दोनों को यहाँ से कहीं दूर भेज देगा। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि उनका क्या प्लान है, लेकिन मुझे इतना पता था कि अंश किसी और से प्यार करता है, इसलिए मैं सब चलने दिया जी चल रहा था। मैं आदि अंश को सब करने दे रहा था। मुझे पता था अंश शादी के दिन मुझे फोन कर कहेगा कि वो किसी और से प्यार करता है और वो उसके पास जा रहा है। लेकिन मैंने भी उन्हें ये पता नहीं लगने दिया कि मैंने शादी उनके कहने पर की है या खुद के।
चाहत हैरान होकर देवांश को देखने लगती है और वही देवांश चाहत को देख हल्का मुस्कुरा देता है। आदिल का रूम। आदिल सना की नजरों को फॉलो करते हुए जब सामने देखता है तो उसे सामने की वॉल पर अपनी और साक्षी की बड़ी सी फोटो दिखती है जिसमें आदिल मुस्कुरा रहा था। सना आदिल और साक्षी की वो फोटो देखती है तो उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। आदिल जो अपनी और साक्षी की फोटो को देखने में खो गया था, वो सना की रोने की आवाज सुन अपने होश में आता है और सना की देखता है जो अपना सिर नीचे कर रोए जा रही थी। आदिल सना को रोते हुए देखता है तो वो उसे चुप कराते हुए कहता है, शानू बच्चा चुप हो जाओ। आदिल सना को चुप कराने की कोशिश कर रहा था लेकिन सना थी जो चुप नहीं हो रही थी। आदिल जब सना को चुप होते हुए नहीं देखता है तो वो सना का चेहरा ऊपर करता है और बिना देरी के सना के होंठों में अपने होंठ रख देता है। आदिल जो अपनी और साक्षी की फोटो को देखने में खो गया था, वो सना की रोने की आवाज सुन अपने होश में आता है और सना की देखता है जो अपना सिर नीचे कर रोए जा रही थी। आदिल सना को रोते हुए देखता है तो वो उसे चुप कराते हुए कहता है, शानू बच्चा चुप हो जाओ। आदिल सना को चुप कराने की कोशिश कर रहा था लेकिन सना थी जो चुप नहीं हो रही थी। आदिल जब सना को चुप होते हुए नहीं देखता है तो वो सना का चेहरा ऊपर करता है और बिना देरी के सना के होंठों में अपने होंठ रख देता है। आदिल सना के होंठों में अपने होंठ रख उसे प्यार से चूमने लगता है और सना अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगती है। सना कुछ देर तो आदिल को ऐसे ही आंखें बड़ी कर देखती रहती है लेकिन फिर वो अपनी आंखें बंद कर आदिल की किस को फील करने लगती है और फिर वो भी धीरे धीरे आदिल को किस करने लगती है। आदिल सना को किस करते देखता है तो वो उसे अपने और पास खींच लेता है और उसकी कमर को पकड़ उसे डीपली किस करने लगता है। सना भी आदिल के बालों में अपने हाथ घुमा उसे किस करने लगती है। सना किस करने में आदिल की तरह एक्सपर्ट तो नहीं थी लेकिन फिर भी वो आदिल के पूरे मुंह को बस चूसे जा रही थी। उसे अपनी पूरी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन होती है। वो आदिल की तरफ चिपके जा रही थी और आदिल सना को बहकता देखता है तो वो सना को सोफे में लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ उसे के होंठों में फिर से अपने होंठ रख देता है और सना की कुर्ती के अंदर अपने हाथ डाल उसके कमर से लेके उसके पेट तक अपने हाथ घुमाने लगता है जिससे सना की सांसें तेज चलने लगती है और सना आदिल के बालों को कस के पकड़ लेती है। आदिल सना को मदहोश होता देखता है तो वो भी अब बहकने लगता है। आदिल सना के होंठों से अपने होंठ हटा उसके गले में रख देता है और फिर वो उसके गले उसके कॉलर बोन में किस और बाइट करने लगता है जिससे सना की मुंह से एक आह निकल जाती है। आदिल सना की आह सुन अपना कंट्रोल खो देता है और वो सना की कुर्ती को उसके कंधे से नीचे सरका उसे किस और बाइट करने लगता है। आदिल सना की कुर्ती को उसके कंधे से थोड़ा नीचे कर देता है जिससे आदिल को अब सना का क्लेविज साफ दिखाई देता है जिसे देख आदिल धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगता है। लेकिन आदिल खुद को कंट्रोल कर सना के गले में अपना चेहरा रख लंबी लंबी सांसें ले वो खुद को बहकने से रोकने लगता है। आदिल सना के गले से अपने चेहरे को हटा ऊपर उठ उसे देखता है। सना की आंखें बंद थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी जिससे सना का सीना ऊपर नीचे हो रहा था जिसे देख आदिल को अपना कंट्रोल लूज होता देखता है और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। सना जो आंखें बंद किए हुए थी वो जब आदिल को रुका हुआ देखती है तो वो अपनी आंखें खोल आदिल को देखने लगती है जो उसे ही देख खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। सना आदिल को मदहोशी से देखने लगती है। आदिल को सना की आंखों में अपने लिए बेइंतहान प्यार दिखता है जिसे देख आदिल अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेता है और फिर सना को सोफे से उठा उसे फिर से अपनी गोद में बैठा देता है और सना की गले में अपना चेहरा चुप खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, शानू तुम मुझे ऐसे मत देखा करो बच्चा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सना आदिल के रुकने से बहुत हट हुई थी लेकिन वो फिर जैसे ही आदिल की बात सुनती है वो आदिल से कहती है, आप रुके क्यों, मुझे आप चाहिए। आदिल सना की बात सुन उससे दूर होता है और उसे देखने लगता है। सना आदिल को देखते हुए कहती है, मैं जब भी आपकी आंखों में ये जो हमेशा छुपा हुआ दर्द देखती हूँ तो मुझे अपने अंदर भी बहुत दर्द होता है। ये बोलते हुए सना की आंखों में नमी आ जाती है और वो अपनी नम आंखों से आदिल को देख कहती है, मुझे नहीं पता था आपके दर्द का कारण आपका बेबी है। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ। अगर बेबी आने से आपका दर्द कम होता है, आपकी इन होंठों पर मुस्कान आती है, तो मैं आपको बेबी दूंगी। फिर आप सबकी तरफ खुश रहेंगे, आप इतने दर्द में नहीं रहेंगे। आदिल सना की बात सुन शॉक्ड होके उसे देखने लगता है और सना आदिल को देख उसकी तरफ बढ़ती है और उसके होठों में अपने होंठ रख आदिल को किस करने लगती है और साथ में उसकी शर्ट के बटन भी खोलने लगती है। आदिल सना की हरकत देख उसे खुद से दूर करता है और उसे गुस्से में देख कहता है, सना। सना आदिल की इतनी तेज आवाज सुन डर जाती है। उसका शरीर डर से कांप जाता है और आंखों से आंसू झरने की तरफ बहने लगते हैं।
आदिल सना को डरता देख अपनी आंखें कस के बंद कर देता है और फिर सना को अपने सीने से लगा देता है। सना आदिल के सीने से लग जोर जोर से रोने लगती है और आदिल सना को चुप कराने लगता है। सना रोते हुए कहती है, आप मुझे पसंद नहीं करते, मुझे पता है। आप साक्षी दीदी को प्यार करते हैं और आप उन्हें और अपने बच्चे को बहुत याद करते हैं। आप बाहर सबको दिखाते हैं आप खुश हैं, लेकिन आप खुश नहीं रहते हैं, आप अंदर से बहुत दर्द में हैं, मैं जानती हूँ। आदिल सना की बात सुन हैरान नहीं होता है क्योंकि वो जानता है सना को ये बात किसने बताई होगी और क्यों बताया है। आदिल सना को खुद से दूर करता है और उसके आंसू पोंछ मुस्कुरा के उसे देख उसके माथे को चूमता है और फिर उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मेरे बच्चे की माँ बनना चाहती हो। सना आदिल को रोते हुए देख अपना सिर हिला देती है। आदिल की हाँ सुन सना को देख कहता है, शानू मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन बच्चा तुम नहीं जानती हो मेरी लाइफ जैसे दिखती है वैसे नहीं है। मैं तुम्हें अपने लाइफ में लाके तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। सना आदि की बात सुन उसे देखने लगती है। उसे आदि की बातें कुछ समझ में नहीं आती है। देवांश का रूम। चाहत देवांश को देख कहती है, सर आप क्या कहना चाहते हैं, आपने ये शादी खुद की मेरी मदद करने के लिए नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। देवांश चाहत को देखता है और फिर उसे अपनी गोद से सोफे में बैठा देता है। अपने रूम की विंडो की तरफ जाते हुए कहता है, तुम जानना चाहती हो सच क्या है। चाहत देवांश को देख कहती है, जी सर मैं जानना चाहती हूँ। आपने मुझसे शादी क्यों की। जब आप किसी और को पसंद करते हैं तो फिर आपने मुझसे क्यों शादी की और वो लड़की कहाँ है जिसे आप चाहते हैं। देवांश चाहत की बात सुन अपनी आंखें बंद कर देता है तो उसकी आंखों के समाने कुछ पुरानी यादें चलने लगती है। आदिल का रूम। इधर आदि भी सना को हैरान देख उसे अपनी गोद से सोफे में बैठा देता है और वो भी अपने रूम की विंडो की तरफ जाते हुए कहता है, तुम यही सोच रही होगी ना कि मेरी लाइफ में कैसा खतरा है। सना भी हाँ में सिर हिला देती है तो आदिल समाने पहाड़ों को देखने लगता है और उधर भी देवांश भी अपनी आंखें खोल समाने देखते हुए दोनों अपने अपने रूम के विंडो में खड़े हो सना और चाहत से एक साथ कहते हैं, ये बात तब की है जब हम मुंबई में रहते थे। फ्लैशबैक। 6 साल पहले। मुंबई, जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं। यहाँ आने से लोगों के जितने सपने पूरे होते हैं उतने यहाँ आके टूटते भी हैं, लेकिन फिर भी ये शहर हर किसी को कुछ न कुछ देता जरूर है। इसी मुंबई शहर की सड़कों में सुबह के वक्त 3 काली कॉलर की कारें सड़क में दौड़ रही थी। ये पूरी सड़क सुनसान दिख रही थी। सड़क को देख ऐसा लग रहा था जैसे ये सड़क खाली इन्हीं के लिए खली होगी। उन 3 गाड़ी के बीच ही में एक ब्लैक कॉलर की स्विफ्ट थी जिसके अंदर एक शख्स बैठा हुआ था और उसके आगे पीछे एक एक कार चल रही थी जो उसके बॉडीगार्ड की थी, जो उसके सेफ्टी के लिए थे, जिसमें सिर्फ 4 गार्ड थे जो 2 आगे वाली कार में और 2 पीछे वाली कार में थे। भले ही उन दोनों कारों में 4 ही गार्ड थे, लेकिन ये 4 गार्ड ऐसे ही नहीं थी, बल्कि बहुत ही खतरनाक और ताकतवर थे जो अकेले 500 से लड़ सकते थे। इसलिए ये स्पेशली इसी शख्स के लिए हायर किया गए थे। बीच वाली कार के अंदर बैठा शख्स अपने लैपटॉप में किसी से वीडियो कॉल में बात कर रहा था। वो शख्स मुस्कुराते हुए लैपटॉप की स्क्रीन में देखते हुए कहता है, जाना तुम जानती हो उस डफर से कुछ होने वाला नहीं है। वो पागल कॉलेज टाइम से उसके पीछे पड़ा है, फिर भी आज तक वो उसे प्रपोज नहीं कर पाया, पता नहीं इसका क्या होगा। उस लड़के की बात सुन लैपटॉप स्क्रीन में देख रही लड़की की आवाज आती है, ओह देव आप क्यों बार बार भाई का मजाक उड़ाते रहे हैं। आप जानते हैं भाई आपकी तरह नहीं है जो सीधा समाने आके अपने घुटनों के बल बैठ के रिंग आगे कर प्रपोज कर दे। आप जानते हैं भाई कितने डरते हैं उसे देखकर। वो लड़का जिसे उस लड़की ने देव कहा था, वो कोई और नहीं देवांश कपूर था, जो बहुत ही हैंडसम, चमकिंग और डेसिंग लग रहा था। उसने इस वक्त बैक कॉलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें मैं कातिल लग रहा था। देवांश अपने लैपटॉप स्क्रीन में देखता है और कहता है, क्या करूँ जाना, जैसे तुम्हारा नाम परी है, तुम मुझे वैसे ही दिखने में परी की तरह लगी थी जो मेरे दिल में पहली नजर में उतर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें सीधा प्रपोज कर दिया ताकि तुम किसी और को ना पसंद कर दो। वही परी जो दिखने में हमारी प्रेजेंट की चाहत की तरह दिख रही थी। वो अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, हाँ तो मुझे मजबूर हाँ कहना पड़ा क्योंकि तुम अपने साथ अपने वो बैल जैसे दिखने वाले गार्ड लेके आए थे और मेरे आगे रिंग लेके बैठ गए और मुझे कह रहे थे कि मैंने जब तक आपको हाँ नहीं बोला आप मेरे रास्ते से नहीं हटेंगे और ना मुझे जाने देंगे। परी की बात सुन देवांश के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो परी को देख मुस्कुरा ही रहा था कि तभी देवांश की लैपटॉप स्क्रीन में एक और वीडियो कॉल आती है जिसमें नौटंकी जान लिखा था, जिसे देख देवांश ना में अपना सिर हिला देता है और उस कॉल को रिसीव कर देता है, जिससे स्क्रीन पर दिख रहा एक लड़का चिल्ला के कहता है, ओ रोमियो जूलियट तुम दोनों क्या एनी टाइम एक दूसरे से बातें करते रहते हो। अभी तो तुम घर से निकले हो, तुम दोनों ने साथ में नाश्ता किया और तू अभी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा है।
और इस छिपकली से वीडियो कॉल पर बात करने लगा। अबे मुझ पर तो रहम करो। परी देवांश सामने स्क्रीन पर देख रहे लड़के को देख एक साथ बोले, आदि नौटंकी करना बंद कर। परी की बात सुन देवांश के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो परी को देख मुस्कुरा ही रहा था कि तभी देवांश की लैपटॉप स्क्रीन में एक और वीडियो कॉल आती है जिसमें नौटंकी जान लिखा था, जिसे देख देवांश ना में अपना सिर हिला देता है और उस कॉल को रिसीव कर देता है। देवांश जैसे कॉल रिसीव करता है, उसके लैपटॉप स्क्रीन में देख रहा लड़का उन्हें देख चिल्ला के कहता है, ओ रोमियो जूलियट, तुम दोनों क्या एनी टाइम एक दूसरे से बातें करते रहते हो? अभी तो तुम घर से निकले हो, तुम दोनों ने साथ में नाश्ता किया और तू अभी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा है और इस छिपकली से वीडियो कॉल पर बात करने लगा। अबे मुझ पर तो रहम करो। परी देवांश सामने स्क्रीन पर देख रहे लड़के को देख एक साथ बोले, आदि नौटंकी करना बंद कर। दोनों के एक साथ कहने से देवांश की स्क्रीन में जो लड़का दिखता है, जिसकी भूरी आंखें, काले बाल, उम्र देवांश जितनी 27-28 की रही होगी, वो अपना मुंह बना देवांश और परी को देखते हुए कहता है, यार देव, तुम दोनों मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? यहाँ मैं इतना परेशान हूँ। तुम दोनों लव बर्ड्स तो एक हो गए हो और मैं यहाँ बस रोज उसे बस स्टेशन में दूर से देखता रहता हूँ। आदिल अपना मायूस सा मुंह बना के कहता है, जिसे देख देवांश आदिल की बातों को इग्नोर कर कहता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें हमने कितने आइडिया दिए, लेकिन तू तो उसके सामने जाते ही पता नहीं उसे क्या उल्टा सुलटा बोल के आ जाता है और फिर हमसे कहता है कि हमारा आइडिया ही बेकार था। अब हमसे क्यों आइडिया ले रहा, खुद जाके बोल के अब हमें क्यों परेशान कर रहा है? आदिल देवांश की बात सुन छोटा सा मुंह बना के कहता है, देव यार भाई, तू ऐसा बोल रहा है? तू जानता है ना मैं तेरी तरह हिम्मत वाला नहीं हूँ। मैं जब भी उसके पास हिम्मत करके जाता हूँ कि आज उसे अपने दिल की बात बोल के रहूंगा, लेकिन जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ और वो मुझे देखती है तो मेरी सारी हिम्मत हवा की तरह उड़ जाती है और फिर मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है और डरते हुए पता नहीं मैं उसे क्या क्या बोल देता हूँ, मुझे खुद पता नहीं चलता है। परी आदिल की बात सुन हंसते हुए कहती है, ओ गॉड आदि, तुम्हें देख इस वक्त कौन कहेगा कि तुम एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आदिल जिंदल हो, जिसके पीछे मुंबई शहर की आधा से ज्यादा लड़कियां दीवानी है और जो उनके साथ हर वक्त फाल्टिंग करता रहता है, लेकिन एक लड़की के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है। इतना बोल परी हंसने लगती है। आदिल परी की बात सुन और उसे हंसता हुआ देख वो उसे घूर के देखता है और उसे कहता है, हाँ हंस लो, जिस दिन मैंने अपनी जाने मन को प्रपोज कर दिया ना और उसने हाँ बोला, उस दिन मैं उससे सीधा शादी कर दूंगा। फिर तुम दोनों देखते रहना, तुम दोनों से पहले मेरे बच्चे हो जाएंगे। अगर मेरा पहला बेटा हुआ तो मैं उसकी शादी तुम्हारी बेटी से कराऊंगा, फिर तुम दोनों का बदला मैं उससे लूंगा। परी देवांश आदिल की बात सुन उसे शॉक्ड होके देख रहे थे। वो दोनों अभी ऐसे स्टैचू की तरफ आदिल को बिना पल के झपकाए देखने लगते हैं। आदिल उन्हें ऐसे देख कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों को साफ सुन गया क्या? या मेरी शादी सच में पहले ना हो जाए इसलिए अभी से जल रहे हो? परी उसकी बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोली, पहले अपनी ना होने वाली बीबी को अपने दिल की बात तो बता दे, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे आई लव यू तो बोल के दिखा दे, फिर बात करना। आदिल परी की बात सुन मायूस होके बोला, आंखों में आंखें डाल के बोल दूं? जानती हूं ना, मैं उसकी आंखों में देखकर ही तो अपनी सारी हिम्मत हार जाता हूँ। देवांश आदिल की बात सुन कहता है, तो एक काम कर, तू उसके सामने गांधारी बन के चला जा, फिर उसे देख प्रपोज कर दे, इससे तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम उसकी आंखों में भी नहीं देख पाएगा और अपने प्यार का इजहार भी कर देगा। आदिल देवांश की बात सुन कुछ सोचने लगता है और फिर खुश होके कहता है, ओह हाँ देव, तुमने सही कहा, थैंक यू यार, तू सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आई लव यू यारा, चल बाय। इतना बोल आदिल ऑफलाइन हो जाता है और इधर देवांश और परी अपना मुंह खोले बस एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन तभी परी जोर जोर से हंसने लगती है और वही देवांश के होंठों में भी मुस्कान आ जाती है। परी देवांश को देख कहती है, देव सच में ये एक डॉक्टर ही है ना? नहीं, जितना मुझे पता है डॉक्टरों के पास तो बहुत दिमाग होता है, लेकिन इसे देख मुझे अब शक होने लगा है। देवांश परी को घूर के देखता है तो परी हंसते हुए बोली, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। मैं किसके सामने आदिल का मजाक बना रही, जो उसके बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकता है। सॉरी। देवांश कुछ नहीं कहता है, बस कॉल कट कर देता है, जिसे देख परी अपना मुंह बना लेती है और अपना फोन बेड फेंक लेट जाती है। इधर देवांश की कार में देवांश अपना लैपटॉप बंद कर अपनी आंखें बंद कर देता है तो उसके कानों में एक आवाज आती है, वंश आप पक्का मुझे लेने आएंगे ना? देवांश के कानों में जैसे ही ये आवाज पड़ती है वो झट से अपनी आंखें खोलता है, उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। देवांश अपनी टाई लूचकर अपने सीने में हाथ रख खुद से बोला, तुम मेरे पास हो फिर भी मुझे बार बार तुम्हारी आवाज क्यों सुनाई देती है? तुम मेरे साथ हो फिर भी ये बेचैनी क्यों?
इतना बोल देवांश अपने सीने में हाथ रख देता है और गहरी सांसें लेने लगता है। उसे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। कोई ऐसा है जो बहुत तकलीफ में है। उसे कुछ समझ में नहीं आता उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इधर दूसरी तरफ आदिल देवांश के आइडिया के हिसाब से जल्दी से अपने हॉस्पिटल से निकल साक्षी से मिलन के लिए जाता है। आदिल अपनी कार में बैठ वहां से सीधे बस स्टॉप की तरफ निकल जाता है, क्योंकि साक्षी हमेशा 10 बजे ही वहां से बस लेती थी। आदिल गाड़ी ड्राइव करते हुए खुद से बोला, मुझे पता है मेरे दोनों दोस्त ये सोच रहे होंगे कि मैं सच में आंखों में पट्टी बांधकर उसे प्रपोज करूंगा। मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन देव का आइडिया बुरा नहीं था। मैं हमेशा साक्षी की आंखों में देखकर नर्वस हो जाता हूँ, तो इस बार मैंने सोच लिया मैं बिना साक्षी की आंखों में देखकर उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। आदिल इतना बोल मुस्कुराने लगता है और कार ड्राइव करने लगता है। आदिल को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो आज सच में साक्षी को अपने दिल की बात कहकर रहेगा। कुछ ही देर में आदिल बस स्टॉप में पास में पहुंच जाता है। आदिल बस स्टॉप की तरफ देखता है। उसे वहां कुछ लोग दिखते हैं, लेकिन वो नहीं दिखती है जिसके लिए वो वहां आया था। आदिल कुछ देर वहां इंतजार करता है। बस आ जाती है और उसने लोग बैठ के निकल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आदिल जिसके लिए आया था वो वहां नहीं आई थी। आदिल ये देख खुद से बोला, आज साक्षी क्यों नहीं आई। रोज तो वो इस टाइम पर यहाँ आती थी और यही बस पकड़ के अपने काम में जाती थी, फिर आज क्यों नहीं आई। आदिल सोचने लगता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है, कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं है। उसका तो कोई भी नहीं है। अगर वो सच में बीमार हुई तो उसका ख्याल रखने वाला भी कोई भी नहीं है। इतना सोच आदिल कार स्टार्ट करता है और साक्षी के घर की तरफ अपनी कार बढ़ा देता है। आदिल साक्षी के घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर दूसरी साइड जाती है, जहां एक लड़की ब्रिज में चढ़ी हुई थी और नीचे देख रही थी। उस लड़की को देख लग रहा था जैसे वो सुसाइड करने का सोच रही थी, जिसे देख आदिल एकदम से कार की ब्रेक मार देता है और से उस लड़की को देखने लगता है। आदिल जैसे ही उस लड़की को देखता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। गोरा रंग, कमर तक के बाल जिसकी उसने चोटी की हुई थी, काली आंखें जिसमें आंसू थे, पतले गुलाबी होंठों। उस लड़की की उम्र 20-21 साल ये रही थी। आदिल जैसे ही उसे देखता है वो जल्दी से कार से उतर उस लड़की की तरफ भागता है और उस लड़की के पास जाता है। वो जैसे ही उस लड़की को रोकने के लिए अपना हाथ आगे करता है, वो लड़की ब्रिज से नीचे पानी में कूद जाती है। आदिल शॉक्ड हो जाता है। वो अपनी जगह में फ्रिज हो गया था, लेकिन फिर वो जल्दी से अपने होश में आ वो भी पुल के ऊपर चढ़ता है और नीचे पानी में कूद जाता है। 1 घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल। आदिल उस लड़की को बचा हॉस्पिटल लेके आ गया था। वो अभी इक्यू में थी और आदिल इक्यू के बाहर परेशान होके घूम रहा था और बार बार इक्यू की तरफ देख रहा था। इस बीच आदिल को देवांश की 3-4 कॉल आई थी, लेकिन आदिल ने रिसीव नहीं किया था, जिससे देवांश थोड़ा टेंशन में आ गया था। उसे आदिल की फिक्र होने लगती है। देवांश ने अपने आदमियों से आदिल का पता करने को कहा तो उसे पता चला आदिल अपने हॉस्पिटल में किसी ऑपरेशन में है, इसलिए वो फोन नहीं उठा पा रहा था। आदिल ने ही ये सब देवांश के गार्ड से देवांश को कहने के लिए कहा था, ताकि देवांश उसके लिए परेशान ना रहे। आदिल इक्यू के बाहर परेशान होके घूम ही रहा था, तभी कोई उसके पीछे से उसके कंधे में हाथ रखता है। आदिल पीछे मुड़ के देखता है तो हैरान हो जाता है। आदिल उसे देख कहता है, देव तू यहाँ, मैंने तेरे गार्ड को कहा था कि तुझे कहे कि मैं इमरजेंसी ऑपरेशन में हूँ, फिर तू यहाँ कैसे आया। देवांश आदिल की बात सुन उसे देखते हुए बोला, तुझे सच में लगता है तू मेरे आदमी से ये कहने को कहेगा और मैं यकीन भी कर लूंगा। मैं अपने सारे गार्ड की नस नस से वाकिफ हूँ, वो कब सच बोलते हैं कब झूठ कहते हैं मुझे सब पता रहता है। आदिल देवांश की बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो देवांश पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है। तुझे तो अपने हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना, फिर तू यहाँ। आदिल देवांश की बात सुन उसके गले लग जाता है और रोने लगता है। देवांश आदिल को रोता देखता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। देवांश आदिल को खुद से दूर कर उसके गालों में हाथ रख बहुत ही सख्त आवाज में पूछता है, आदि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। आदिल देवांश को देख अपनी नम आंखों से उसे देखते हुए कहता है, देव शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड। देवांश आदिल की बात सुन शॉक्ड हो जाता है और वो आदिल को देखने लगता है। देवांश आदिल को देख कहता है, ऐसा क्यों किया, उसने पता चला। आदिल देवांश की बात सुन चुप रहता है, उसे कुछ नहीं कहता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।